अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आज डिस्कस करने लगी हूँ एफएससी पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है, जिसमें हम लोगों ने समझना है कि बेसिकली होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। होम्योस्टेसिस बेसिकली हमारे पास एक प्रोटेक्शन है किसकी, इंटरनल इन्वायरमेंट की। हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है किससे, फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, हमने हिफाजत करनी है इंटरनल इन्वायरमेंट की फ्रॉम द हार्म्स, वो नुकसानात से, वो तब्दीलियाँ जो कि रूनुमा हो रही हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अगर हम लोग, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमें किस तरह से महसूस होता है कि हम लोगों ने खुद को सर्दी से बचाना है, हमने खुद को गर्मी से बचाना है, तो वो बेसिकली हमारे पास होम्योस्टेसिस का ही मैकेनिज़्म होता है। अब होम्योस्टेसिस, अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसने बैलेंस करना है, इसने मेंटेन करना है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, हिफाजत करनी है इंसानी या किसी भी जानदार के इंटरनल इन्वायरमेंट की उन तब्दीलियों से जो कि रूनुमा हो रही हैं, जो हार्म्स हैं, जो नुकसानदा है इंसानी जिस्म या दूसरे ज़िंदा जानदारों के लिए, उसको मेंटेन करना है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन दैट आर टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसकी सबसे जो पहली जो कैटेगरी आ जाती है वो हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन आ जाती है। ओस्मो रेगुलेशन की हम लोग बात करें तो इसमें लोगों ने ओस्मो नाम से ही शो हो रहा है, डेट आर रिलेटेड टू समथिंग वाटर। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन में हम लोगों ने सल्यूट और साथ वाटर के गेन और लॉस को हम लोगों ने क्या करना है, मेंटेन करना है। ओस्मो रेगुलेशन क्या बेसिकली मैकेनिज़्म है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें सल्यूट को और वाटर के गेन और लॉस को क्या करना है, मेंटेन करना है। किन किन के दरमियान अब मेंटेन करना है, किन किन के दरमियान बेसिकली मेंटेन करना है, हमने मेंटेन करना है बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स और उसके माहौल के दरमियान। बेसिकली क्या है ये, इसमें मेंटेनेंस ऑफ इन प्रॉपर इंटरनल साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को करना है इन अ सेल, ना सिर्फ सेल में बल्कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, किसमें तकरीबन विद इन अ नैरो रेंज, जिनके ऑप्टिमम में हो जाए, जहाँ पे आसानी से वो क्या कर सकते हैं, फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सके, तो हम लोग ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ओस्मो रेगुलेशन एक साइंटिस्ट था होम्योस्टेसिस को जिसने मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाया है, वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर कैनोन। ठीक है, इसकी पहली हम लोग कैटेगरी पढ़ ली है ओस्मो रेगुलेशन। अब दूसरी कैटेगरी के बारे में पढ़ लेंगे, उसका नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, जब भी हमने मेटाबॉलिक वेस्टेज को एलिमिनेट करना है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सेल तो हम लोग उसको एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें अखराज करना है, बाहर निकालना है मेटाबॉलिक वेस्टेज को। ठीक है, जिसमें लोग खास तौर पर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजनियस वेस्टेज को, तो इसलिए हम लोग एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आ जाती है वो थर्मो रेगुलेशन आ जाती है। इसमें क्या करना है, मेंटेन करना है हम लोगों ने किसको, इंटरनल टेम्परेचर को विद इन अ टॉलरेबल रेंज, यानी कि ऑप्टिमम रेंज में। थर्मो डेट इज रिलेटेड टू दी टेम्परेचर। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन क्या मतलब है, जानदार के जिस्म में दर्जा हरारत को एक हद तक कंट्रोल करना। अगर उससे ज़्यादा नीचे हो जाए तो इंसान को कोई ना कोई डिजीज़, या ज़्यादातर होता है कि इंसान को बुखार वगैरह आ जाता है। अगर इंसानी जिस्म की बात करें तो उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 36.1 से लेकर 7.8 सेल्सियस तक है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर इंसान को हो जाए तो क्या हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट्स, हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा फ्लक्चुएट कर जाते हैं, उनमें तब्दीली आती रहती है, कॉन्टिन्यूसली बार बार आती है। ठीक है, अब इंसानी जिस्म को करना होता है, रेजिस्ट करना होता है, मुज़ाहमत करनी पड़ती है, उन मैनेज करना होता है उन तब्दीलियों को जो कि हो रही होती हैं, और एडजस्ट करना होता है अपने इंटरनल फ्लक्चुएशंस को किस रेंज में, एक नैरो रेंज में, ऑप्टिमम रेंज में। ठीक है, इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद की हिफाजत कर सकते हैं ये फ्रॉम दी हार्म्स, उन नुकसानात के जो कि कहाँ पे हो रही हैं, फ्लक्चुएशन जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, रूनुमा हो रही हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से कि बेसिकली इंपॉर्टेंस है क्या होम्योस्टेसिस की, तो हम किसने क्या करना होता है,
इसने बेसिकली हमारे पास होम्योस्टेटिक की थी इंटरनल फ्लैक्चर से। इससे क्या करना होता है, जो अंदरूनी तब्दीलियाँ होती हैं उनको नैरो रेंज में और ख़ास किस्म के वेरियस कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इसने क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है इंटरनल इन्वायरमेंट को एज़ कम्पेयर टू दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। एक बेसिकली ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है किसी भी जिंदा जानवर की, एक बुनियादी ज़रूरत है कि उसने खुद को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। अब क्या बात करेंगे कि ऐसी एडोप्टेशन है बेसिकली ना कॉन्स्टेंट चेंजिंग कंडीशन। ये इसने क्या है, इसमें खुद को मुताबिकत देनी है कि जो लगातार तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और इस हाथ से इससे क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है एवोल्यूशनरी प्रोसेस में। कंट्रीब्यूट किसमें करना है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में। देखिए इंसानी अगर माहौल का जायजा ले तो बहुत ज़्यादा हमारे पास इर्द गिर्द क्या हो रही हैं, तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। तो इंसान खुद को इस काबिल करना है कि वो एग्जिस्ट कर सके इतनी ज़्यादा पोल्यूशन के इन्वायरमेंट में। तो इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये किसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, होम्योस्टेसिस का प्रोसेस ये कंट्रीब्यूट कर रहा है एवोल्यूशनरी प्रोसेस में। अब हम बात करते हैं ज़्यादा ससेप्टेबल, ज़्यादा से जल्दी से शिकार होने वाले, जो माहौल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जल्दी से ज़्यादा शिकार होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के। तो वो हमारे पास एक वाटर आ जाता है, दूसरा सैल्यूट आ जाता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो जिंदा इंसानी का जिस्म है वो किस तरह से, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि जो कि कंट्रोल करते हैं कि इंसानी जो जिस्म है ना वो इजीली खुद को कंट्रोल कर सके या खुद को बचा सके फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो कि हार्म्स हैं। ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। लिविंग कंट्रोल सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिसेप्टर आ जाता है, दूसरा कंट्रोल सेंटर आ जाता है और थर्ड नंबर पे इफेक्टर आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले रिसेप्टर ने क्या करना है, सेंस करना है, डिडक्ट करना है, मोनीटर करना है, जानना है, पहचानना है, किसको डिडक्ट करना है, चेंज को, क्योंकि एक ख़ास सेट पॉइंट पे हुआ है, एक ख़ास सेट पॉइंट को होता है। एक रिसेप्टर क्या है, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम का कंपोनेंट है जिससे मोनीटर करना है, पहचानना है उस चेंज को स्टिमुलस को फ्रॉम एक खास सेट पॉइंट और क्या कर देना है, इसे कर देना है सेंड कर देना है सिग्नल्स कहाँ पे, कंट्रोल सेंटर को, ताकि वो क्या कर सके, एक्शन को परफॉर्म कर सके। इसकी एग्जांपल हमारे पास कीमोरिसेप्टर्स आ जाते हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, फोटो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। क्लियर है ये चीज़ है। ठीक है, और अगर हम इस नेक्स्ट हम लोग बात करें किसकी, कंट्रोल सेंटर में, तो हम लोगों ने देखा था कि रिसेप्टर ने क्या किया है, डिडक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट काम करेगा कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर ने भी बेसिकली ये उसमें थोड़े बहुत जो भी मैसेजेस वगैरह मिले उसको प्रोसेस करना है और बाद में उससे क्या कर देना है, ऑर्डर जारी कर देने हैं, किसको, इफेक्टर को। किसको ऑर्डर जारी कर देने हैं, इफेक्टर को वो अपना रद्द-ए-अमल शो करवाए जो कि रिसेप्टर ने डिडक्ट किए हैं तब्दीली को। इशू ऑर्डर टू द इफेक्टर डेट रिसीव चेंजेस फ्रॉम द रिसेप्टर। अगर इसी एग्जाम्पल देखो तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, बेसिकली कंट्रोल सेंटर का काम ही प्रोसेसिंग करना है, उसको समझना है। ठीक है, अब इसने क्या करना है, इशू ऑर्डर जारी कर दिए हैं इफेक्टर को कि इससे रद्द-ए-अमल शो करे। अब इफेक्टर का क्या काम है, इससे क्या करना है, रिस्पॉन्स शो करना है अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। ठीक है, जो कि ऑर्डर किसने दिए हुए हैं, कंट्रोल सेंटर में। अगर इसकी एग्जांपल कौन कौन सी, इसकी एग्जांपल आ जाती है, मसल्स आ जाते हैं, हमारे पास ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग शॉर्टकट में दें तो रिसेप्टर ने मैसेजेस दिए हैं कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने प्रोसेसिंग की है तो इफेक्टर को ऑर्डर जारी कर दिया है कि रद्द-ए-अमल शो करें जो कि रिसेप्टर ने प्रोवाइड किया है। आगे हम बात करते हैं कि जिंदा बॉडी में सल्यूट और वाटर को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले कंडीशन आ जाती है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है, बाहर क्या है, कम कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है। और अब बाहर कम कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट है तो इसका मतलब है वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और जबकि इंटरनल सेल कंसंट्रेशन क्या है, इंटरनल सेल कंसंट्रेशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। बाहर कम है सल्यूट और अंदर क्या है, ज़्यादा है। जब बाहर कम है सल्यूट तो इसका मतलब है वाटर बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर क्या है, कम है। अब सेल ने वाटर ने मूव करना है फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल। क्लियर है ये चीज़ है।
अंदर सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि सेल के बाहरी इन्वायरमेंट में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। अब वाटर मूव करेगा फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल, जिसकी वजह से वाटर क्या कर जाएगा, टर्जिट हो जाएगा, उसमें स्वेल हो जाएगा, वो फूल जाएगा। दिस इज़ द ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। इसमें क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये बिल्कुल हाइपोटोनिक से बिल्कुल अपोजिट है। बाहर इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, इसमें बाहरी सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेल कंसंट्रेशन इन टू द सेल। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब वाटर ने मूव करना है फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड। इसमें मूव किया था आउटसाइड टू द इनसाइड, अब इसमें मूव करेगा इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द सेल, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब थर्ड कैटेगरी की जो बात करेंगे, जो हेल्प करती है बैलेंस ऑफ वाटर और सोल्यूट इन द लिविंग बॉडी में, वो है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेम सोल्यूट की भी और वाटर की कंसंट्रेशन होती है, जो कि हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट में देख रहे होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन डेट आर प्रेजेंट इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बताई हुई, नॉर्मल सेल की रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई, जो कि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट को शो कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस लेक्चर। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। क्वेश्चन हुआ तो काइंडली ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।